गुड मॉर्निंग बच्चों, ICSE J2 की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों आप संस्कृत विषय के अंतर्गत संधि प्रकरण देखेंगे। संधि प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले बच्चों आपको देखना है संधि का अर्थ। यदि आपसे पूछा जाए कि संधि का अर्थ क्या होता है तो आप बता सकते हैं संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मिलाना अथवा जोड़ना होता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मिलाना अथवा जोड़ना होता है। जब कोई भी दो वस्तुएं आपस में मिला दी जाती हैं या जोड़ दी जाती हैं तो उसे संधि कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर संधि प्रकरण के अंतर्गत हम लोग अन्य वस्तुओं के मेल को या अन्य वस्तुओं के योग को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम लोग केवल वर्णों के मेल को पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि संधि की परिभाषा क्या होती है तो संधि को परिभाषित करते हुए आप इस प्रकार से कह सकेंगे, दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। पुनः सुनेंगे, संधि की परिभाषा क्या होगी? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा बच्चों आगे होगी। पुनः एक बार सुन लेंगे, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा जानने के बाद अब आपको जानना है संधि के प्रकार। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं तो आप बता सकते हैं संधियां 3 प्रकार की होती हैं। बच्चों संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं? स्वर संधि या अच संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। और स्वर संधि या अच संधि के अंतर्गत जो वर्णों का आपस में मेल होता है वो स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का ही योग होता है। स्वर संधि के अंतर्गत केवल स्वर के साथ स्वर का ही योग होता है, स्वर के साथ व्यंजन का योग नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए स्वर संधि किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। इसका जो दूसरा भाग होता है वह व्यंजन संधि या हल संधि। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं या हल संधि किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। देख रहे हैं बच्चों आप, व्यंजन संधि हल संधि के अंतर्गत इसीलिए आपके सम्मुख यहाँ दर्शाया गया है कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के साथ व्यंजन का योग होता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। तीसरा भाग बच्चों देखेंगे विसर्ग संधि। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि को परिभाषित करते हुए आप कह सकते हैं विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसा कि आपके सम्मुख प्रदर्शित किया गया कि विसर्ग के साथ स्वर का योग हो सकता है अथवा विसर्ग के साथ व्यंजन का योग हो सकता है। इन तीनों प्रकारों को हम एक एक करके विस्तार से वर्णन करेंगे। अब आप देखेंगे पहले स्वर संधि या असंधि के भेद। तीनों की परिभाषा आपको बता दी गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद आप देखेंगे स्वर संधि के भेद, यानी स्वर संधियां या असंधि कितने प्रकार की होती हैं। देखिए स्वर संधि या असंधि की कई भेद होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रमानुसार जो निर्धारित हैं हम केवल उन्हीं का वर्णन करेंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे और शेष आप बाद में पढ़ेंगे। तो देखेंगे स्वर संधि या असंधि जो भेद होते हैं वो इस प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयात स्वर संधि।
स्वर संधि के जो प्रमुख भेद हैं वो इस प्रकार से हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयाज स्वर संधि। इसके बाद आप बच्चों देखेंगे दीर्घ स्वर संधि की, दीर्घ स्वर संधि को आप विस्तार से देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि का अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं बच्चों, अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घा, ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। और सूत्र का तात्पर्य क्या होता है, आपको जानना होगा कि सूत्र का तात्पर्य होता है कि जिसमें कोई विस्तृत नियम समाहित होता है उसे सूत्र कहते हैं। तो ये देखिए जो सूत्र लिखा है इसमें दीर्घ स्वर संधि का पूरा नियम समाहित है, छिपा हुआ है। कैसे जानेंगे बच्चों इसका नियम क्या होता है? तो आकार का तात्पर्य बच्चों होता है अक, आकार का तात्पर्य अक होता है और अक एक प्रत्याहार का नाम है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं कौन कौन से होते हैं बच्चों? आ, ई, उ, रे और रे। ये आपके सम्मुख जो 5 वर्ण दिख रहे हैं ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये अक प्रत्याहार के जो 5 वर्ण दिख रहे हैं इनके दीर्घ वर्ण जो होते हैं इस प्रकार से जो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होंगे कुल मिलाकर के 10 वर्ण हो सकते हैं। आ, ई, उ, री और रे। और इनके सभी के दीर्घ वर्ण भी होते हैं, जैसे कि छोटा आ के साथ बड़ा आ भी होता है, छोटी ई के बाद इसके साथ बड़ी ई भी हो सकती है, छोटा उ के साथ बड़ा उ भी हो सकता है, री के साथ दीर्घ रे और री के साथ दीर्घ रे हो सकती है। तो इस प्रकार से आकार का तात्पर्य आप होता है। अब आप देखेंगे बच्चों सवर्णे का तात्पर्य क्या होता है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि सवर्णे का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है बच्चों? समान वर्ण। सवर्णे का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? समान वर्ण। और इसके बाद लिखा दीर्घा। तो दीर्घा का तात्पर्य क्या होता है? दीर्घ, यानी दीर्घ माने क्या होता है बच्चों? बड़ा। आप समझ गए होंगे दीर्घ माने क्या होता है बच्चों? बड़ा। अब मतलब क्या हुआ, इसका नियम क्या निकला कि यदि अक प्रत्याहार के वर्णों के उपरांत कोई समान वर्ण आता है तो उनके योग से दीर्घ वर्ण यानी बड़ा वर्ण हो जाता है। तात्पर्य क्या हुआ कि आ के बाद आ आने पर बड़ा आ होता है, ई के बाद ई आने पर बड़ी ई होती है, उ के बाद उ आने पर दोनों के मिलाने से बड़ा उ होता है। इसी प्रकार री के बाद री और री के बाद ली आने पर दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपने स्वर संधि के अंतर्गत केवल दीर्घ स्वर संधि के बारे में जाना, शेष आप अगले दिन जानेंगे। धन्यवाद।